कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 3 धारा विद्युत। इसके आज हम 2 अंकों के प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे। इसके पहले वीडियो में 1 अंक के प्रश्नों को समझे थे। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। मोटर गाड़ी को, ये वाला प्रश्न है, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करते समय हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, क्यों? तो मोटर गाड़ी स्टार्ट करते समय बैटरी से एकाएक अधिक धारा ली जाती है, जिससे बैटरी के सिरों का विभवांतर घट जाता है और जो इसकी हेडलाइट होती है वो धीरे जलने लगती है, अर्थात मंद हो जाती है। ये इसका कारण है। दूसरा प्रश्न है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापते समय वोल्ट मीटर की अपेक्षा विभव मापी श्रेष्ठ होता है, क्यों? क्योंकि विभव मापी अविक्षेप विधि पर आधारित होता है और यह विद्युत वाहक बल मापते समय स्रोत से कोई धारा नहीं लेता, मतलब जैसे सेल है, बैटरी है, उससे धारा नहीं लेता है। जबकि वोल्ट मीटर विक्षेप विधि पर आधारित होता है और यह विद्युत वाहक बल मापते समय स्रोत से धारा लेता है, अर्थात यहाँ पर जो विभव मापी है वह स्रोत से धारा नहीं लेता है, इसलिए इसका जो विभव विद्युत वाहक बल है उसका मान यथार्थ आएगा, जबकि इसका मान कम आएगा। तो सीधा सीधा विभव मापी स्रोत से धारा नहीं लेता है और वोल्ट मीटर स्रोत से धारा लेता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देख लेते हैं इसका। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट एवं आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है। इससे ली जाने वाली अधिकतम धारा कितनी होगी? तो सबसे पहले हम प्रश्न को देखते हैं और उसमें से जो ज्ञात है उसको लिखते हैं। तो हमको ज्ञात है विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल को किससे लिखते हैं? ई से। तो ई बराबर 12 वोल्ट हो गया। फिर हमको ज्ञात है आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध को लिखते हैं स्मॉल आर से, तो ये हो गया 0.4 ओम। अब इससे धारा है, तो धारा का हम जानते हैं आई बराबर ई अपॉन आर, ये सूत्र होता है धारा का। तो यहाँ पर ई का मान कितना है? 12, और आर का मान कितना है? 0.4। यदि इसको आगे और हल करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। ये हो जाएगा 120/4, ये दशमलव हटाएंगे तो एक शून्य लग जाएगा। फिर इसमें हम यदि काटेंगे इसको तो 4 तिहाई 12, ये 30 एम्पियर, इस तरह से इसका मान आ जाएगा। इसके बाद हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। यदि n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो इनके विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध R है, तो तुल्य EMF और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए, जब श्रेणी क्रम में सेल जुड़ता है तो इस तरह से मान लेते हैं, ये श्रेणी क्रम में इस तरह से सेल आगे की ओर जुड़ते जाएंगे, ये इस तरह से, ये तो इसका विद्युत वाहक बल क्या है? E, और इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता? R। यहाँ भी इसका विद्युत वाहक बल क्या है? E। सभी का विद्युत वाहक बल E है। एक ही प्रकार के सेल यहाँ पर जोड़े हुए हैं, क्योंकि ऊपर दिया है क्वेश्चन में कि विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है, और ये सभी किस में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। तो तुल्य विद्युत वाहक बल, यदि ये 3 जुड़े हैं तो यहाँ पर 3 गुना हो जाता है उनका विद्युत वाहक बल, माने 3E होगा। और इसी तरह से n जुड़े होंगे तो विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा? Ne, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में हर विद्युत वाहक बल का मान अलग अलग भाग का अलग अलग होता है, विभवांतर इसका अलग अलग होता है। और यदि हम इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 जुड़े हैं तो 3E, 10 जुड़े हैं तो 10E, n जुड़े हैं तो Ne, इस तरह से इसके विद्युत वाहक बल का मान Ne हो जाएगा। इसके बाद आंतरिक प्रतिरोध की बात करते हैं। तो जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध होता है वो होता है R डैश बराबर R प्लस R और प्लस R। तो इस तरह से 3 जुड़े हैं तो 3R, 10 जुड़े होंगे तो 10R, 50 जुड़े होंगे तो 50R, n जुड़े होंगे तो nR। इस तरह से आंतरिक प्रतिरोध का मान nR हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर 5वां प्रश्न देखते हैं। यदि n सेल समांतर क्रम में जुड़े हों, उनके विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R हैं, तो तुल्य EMF और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? इस बार जो n सेल हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हैं।
पिछली बार n सेल किस में जुड़े थे, श्रेणी क्रम में है। तो समांतर क्रम में ऐसा जोड़ते हैं, ये सेल हो गया, ये इस तरह से एक सेल हो गया, और यहाँ पर मान लेता हूँ ये दूसरा सेल हो गया, फिर और बना लेते हैं, ये हो गया तीसरा सेल। इसी तरह के बहुत सारे सेल हम जोड़ सकते हैं और इनको हम जोड़ करके एक बिंदु से मिला दें इस तरह से। ये तो ये सभी सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ई। यहाँ भी विद्युत वाहक बल क्या है, ई। यहाँ भी विद्युत वाहक बल क्या है, ई। आंतरिक प्रतिरोध आर है, या आंतरिक प्रतिरोध आर है, यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध आर है। यहाँ चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर कितने बिंदु हुए, 2 ही बिंदु है, और दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर एक ही होता है, तो इसका विभवांतर क्या रहेगा, ई। इसमें 3 गुना नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जितना भी विभवांतर है 2 बिंदुओं पर स्थिर हो जाता है, इसलिए विद्युत वाहक बल का मान सिर्फ क्या हो जाएगा, ई। पिछली बार में आप देख रहे थे श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है, एन ई, एन गुना बढ़ जाता है, जबकि इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती, ई का ई ही रहता है, समांतर क्रम ही रहता है। इसके बाद यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध की बात करते हैं, तो जो समांतर क्रम होता है उसमें प्रतिरोध का सूत्र ये होता है 1/r डैश लगा देता हूँ ये अलग से, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। ये 3 जुड़े हैं तो इसको इस तरह से 3 लिख दिया, 1/r इसके लिए, 1/r इसके लिए, 1/r इसके लिए। यदि इसको हम हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/r। अब ये 1/r डैश का मान है, तो हम इसको उल्टा करेंगे, ऊपर लिखेंगे। ये लिखा मैं r डैश, ऊपर लिख दिया, तो यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, ये r/ कितना हो गया, 3। तो देखिए यदि यहाँ 3 सेल जुड़े हैं तो r/3 आ गया, 10 जुड़ेंगे तो r/10 आ जाएगा, n जुड़ेंगे तो r/n आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जो है तुल्य प्रतिरोध का मान r/n होगा। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं। अब छठवां प्रश्न इसका देखते हैं। छठवां प्रश्न ये है, व्हीटस्टोन सेतु कब संतुलित कहलाता है। तो जब व्हीटस्टोन सेतु के चारे प्रतिरोधों के मान को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो इसे सेतु संतुलन कहा जाता है, या व्हीटस्टोन सेतु संतुलित कहा जाता है। तो कुल मिला के ऐसा है कि जब चारों प्रतिरोधों का मान इस प्रकार व्यवस्थित कर दें कि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। इसके बाद हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 7वें प्रश्न की बात करेंगे। चलिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो हम लोग जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, तो उसी के बारे में है। किसी चालक का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में आपेक्षिक वृद्धि को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। इस सूत्र से आप परिभाषा कर सकते हैं। ये T का मतलब यहाँ पर ताप है। यदि हम ताप उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो उसके प्रतिरोध में जो आपेक्षिक वृद्धि होती है, जो ये प्रतिरोध का सूत्र बचा, ये आपेक्षिक प्रतिरोध कहलाता है। तो उसके आपेक्षिक प्रतिरोध में वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक। और इसका जो मात्रक होता है वो डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन होता है। क्योंकि ये प्रतिरोध ओम है, ये ओम है, ओम ओम कट गया, नीचे ताप बचा, तो बटे के ताप को हम क्या लिखते हैं, या तो डिग्री सेल्सियस या लिखते हैं प्रति केल्विन। इसके बाद 8वां प्रश्न देखते हैं। संबंधन तार तांबे के बनाए जाते हैं क्यों। क्योंकि यह विद्युत का अच्छा चालक होता है, इसलिए संबंधन तार या जोड़ने वाले तारों को हम किससे बनाते हैं, तांबे से। 9वां प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। तो यदि इस सूत्र को आप देखेंगे तो इससे परिभाषा बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, Vd का मतलब ये जो V है और D नीचे लिखना ऐसे। Vd का मतलब क्या हो गया, अनुगमन वेग, और यहाँ पर E का मतलब हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से चालू करते हैं। बटे को एकांक बोलते हैं, तो पहले इसका नाम हो गया एकांक। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग को इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। चलिए फिर से समझिए, पहले इस लाइन को बोलना है। इसके लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, एकांक। एकांक, फिर इसका नाम विद्युत क्षेत्र में, फिर इसका नाम इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग को इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। इसके बाद ये सूत्र लिख देंगे, और इसका मात्रक है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड,
या आप इससे भी निकाल सकते हैं कि ये किस तरह से आ गया है। तो देखिए, मात्रक निकालने के लिए जो अनुगमन वेग का मात्रक होता है वो मीटर बटे सेकेंड होता है, और जो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है ये वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो इस तरह से ये मीटर ऊपर चला जाएगा। माने हम ऐसा लिख सकते हैं, मीटर बटे सेकेंड और गुणे वोल्ट पर मीटर है, बटा लगा है तो इसको गुणे में लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा, मीटर बटे वोल्ट। तो इस तरह से मीटर मीटर का गुणा हुआ तो कितना हो गया, मीटर सेकेंड, और ये प्रति क्या हो गया, बटे में क्या क्या बचा, वोल्ट बचा और सेकेंड बचा। इस तरह से इसका मात्रक होगा। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं, इसका 10वां प्रश्न देखते हैं। तो 10वां प्रश्न है, प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए मैग्नीन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका ताप प्रतिरोध गुणांक नगण्य होता है। तो मैग्नीन का ताप प्रतिरोध गुणांक कैसा होता है? ताप प्रतिरोध गुणांक नगण्य होता है, इसलिए हम इसको प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने में इसका उपयोग करते हैं। और ये ताप प्रतिरोध गुणांक नगण्य होने का मतलब ये है, यदि इसका ताप बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो इसके प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इसका ताप प्रतिरोध गुणांक नगण्य होता है। 11वां प्रश्न है, विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। तो विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। फिर से देख लिए, विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यह विद्युत परिपथ में आरोपित वोल्टेज और प्रवाहित धारा के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात P बराबर VI। V माने हो गया वोल्टेज, I माने हो गया प्रवाहित धारा। तो आरोपित वोल्टेज और प्रवाहित धारा के गुणनफल को भी विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वाट होता है। इसके बाद 12वां प्रश्न में पहुंचते हैं, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? इसका ट्रेड यूनिट लिखिए। ट्रेड यूनिट माने व्यापारिक मात्रक। तो चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। तो जब चालक में धारा बहती है तो आवेश एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक जाता है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य ही विद्युत ऊर्जा कहलाता है। इसका जो ट्रेड यूनिट है या व्यापारिक मात्रक है ये होता है kWh। इसका मतलब होता है किलोवाट आवर या किलोवाट घंटा, और इसका मान होता है 3.6 गुणे 10⁶ जूल। इसके बाद चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं, 13वां प्रश्न पहुंचते हैं। अब 13वां प्रश्न क्या है? तो चलिए 13वां प्रश्न, एम्पियर को परिभाषित करिए। तो एम्पियर की परिभाषा देने के लिए हम यहाँ पर उसका सूत्र लिख देते हैं। ये सूत्र होता है I बराबर Q/T। धारा का मात्रक है एम्पियर, तो धारा का सूत्र लिख दिए हैं। तो अब इसको Q का मतलब आवेश है, T का मतलब समय है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं, यदि किसी चालक से 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। तो फिर से देखते हैं, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश या 1 कूलाम आवेश है, कब तक प्रवाहित हो? 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो, तो उसमें बहने वाली धारा कितनी होती है? 1 एम्पियर होती है। इस तरह से इसकी परिभाषा बना लेंगे। तो फिर से देख लीजिए, यदि 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक किसी चालक में प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। इस तरह से परिभाषा देना है। तो यहाँ से भी मिला दीजिए, यदि किसी चालक के परिच्छेद से 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। इस तरह से परिभाषा देना है। तो इसके लिए आप इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, I बराबर Q/T से। अब हम बात करते हैं 14वें नंबर के प्रश्न में, धारा घनत्व किसे कहते हैं? कैसी राशि है? तो धारा घनत्व का ये सूत्र लिखा है, इससे परिभाषा कर सकते हैं। तो A का मतलब होता है एकांक परिच्छेद या परिच्छेद का क्षेत्रफल, और ये I माने धारा और J माने होता है धारा घनत्व। तो किसी चालक के एकांक परिच्छेद से, A का नाम ले लेना, एकांक परिच्छेद से, फिर इसका नाम बहने वाली धारा को, फिर इसका नाम क्या कहलाता है? धारा घनत्व कहलाता है। तो इस तरह से परिभाषा करना है। तो चलिए A को क्या बोलेंगे? बटे को पहले क्या बोलेंगे? एकांक। तो किसी चालक के एकांक परिच्छेद से बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, और ये कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। इसके बाद 15 नंबर का प्रश्न है, अपवाह वेग
तथा धारा घनत्व में संबंध स्थापित करिए। तो यहाँ पर जानते हैं, अभी हम निकाले हैं, यहाँ पर धारा घनत्व बराबर होता है J बराबर I/A, और जो I का सूत्र होता है वह होता है NEAVD, और ये VD में D नीचे आया है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ यदि आपको अच्छे से ना दिखे तो VD का मतलब अनुगमन वेग है, यहाँ D अलग से कोई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इस सूत्र में तो I का मान रख दिए, बटे में A है, तो ये A और A कट जाएगा तो क्या बचा, NEVD। इस तरह से यहाँ पर इनका संबंध हो गया। कहना चाहिए धारा घनत्व अनुगमन वेग के समानुपाती होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम पहुँच जाते हैं 16 नंबर। तो चलिए 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध का ये सूत्र लिखा है, इस सूत्र से परिभाषा करते हैं। रो का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध है, ये रो है। रो को ऐसा बनाते हैं पी जैसे, बस पेन नहीं उठाना है, यहाँ नीचे से ले जाएं तो ऐसा बनाएं या ऊपर से लाएं तो ऐसा बनाएं, तो ये रो कहलाता है, पी जैसे दिखता है ये। और आर का मतलब यहाँ क्या है, प्रतिरोध। ए का मतलब क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद या परिच्छेद का क्षेत्रफल। और एल का मतलब यहाँ एक नहीं है, ये एल है, अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पर ये एल समझना है। इस सूत्र में ये जो है ये क्या कहलाएगा, एल। तो इसको यदि ऐसे कर देंगे तो एल थोड़ा सा अच्छे से दिखे देगा। तो रो बराबर RA/L। अब इसकी परिभाषा करते हैं, कैसे परिभाषा करेंगे देखिए। तो एल को बोलेंगे एकांक लंबाई तथा एकांक परिच्छेद वाले तार। यहाँ पर चाहें तो अनुप्रस्थ हटा दें, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल या परिच्छेद लिख सकते हैं। तो फिर से देख लीजिए क्या बनेगा, एकांक लंबाई और एकांक परिच्छेद के तार के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। चलिए फिर से परिभाषा करते हैं। इसका L का मान 1 लेना है और A का मान भी 1 लेना है। L माने लंबाई, A माने परिच्छेद। तो एकांक लंबाई तथा एकांक परिच्छेद के प्रतिरोध का आंकिक मान प्रतिरोधकता कहलाता है। फिर से देख लीजिए, किसी तार के एकांक लंबाई और एकांक परिच्छेद के प्रतिरोध का, ये R बोल दिए, प्रतिरोध का आंकिक मान प्रतिरोधकता कहलाता है। तो इस तरह से इसकी परिभाषा करना है। तो देखिए, एकांक लंबाई तथा एकांक परिच्छेद वाले तार के प्रतिरोध के आंकिक मान को प्रतिरोधकता कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर है। अब यहाँ पर इसका मात्रक ओम मीटर है, इसी से मात्रक भी निकाल सकते हैं, इसी सूत्र से। तो देख लीजिए, R का मात्रक क्या होता है, ओम। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इस तरह से ये कट जाएगा, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। इसके बाद 17वां प्रश्न है, ताप बढ़ाने पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, ध्यान से समझिएगा। ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों का तापीय वेग बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों के बीच के टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और श्रांति काल घट जाता है। श्रांति काल वो होता है टक्करों के बीच का लगा समय। तो जब जल्दी जल्दी टक्कर होंगे तो श्रांति काल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जिससे प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, क्योंकि प्रतिरोधकता श्रांति काल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो फिर से देख लीजिए, ताप बढ़ाने पर तापीय वेग बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनों के बीच के टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, श्रांति काल घट जाता है, जिससे प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 18वां प्रश्न है, 2 अंक का ये अंतिम प्रश्न है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। यहाँ पर पहले सेल समझ लें। यहाँ पर ये सेल एक पात्र होता है, इस पात्र के भीतर जो है ये इस तरह से विद्युत अपघट्ट भरा होता है और इसमें हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ये इलेक्ट्रोड हो जाता है। ये एक हो गया मान लो प्लस, तो ये एनोड कहलाया, एक हो गया माइनस, तो ये क्या कहलाया, कैथोड कहलाया। तो यदि हम इसकी दूरी बढ़ा देंगे तो आवेश को जाने में ज़्यादा समय लगेगा। इसका मतलब ये है कि यदि इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसके बाद विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। सांद्रता का मतलब यहाँ पर जो विद्युत अपघट्ट है, यदि इसको ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे, तो जब ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो जो आवेश हैं वो गाढ़े में धीरे धीरे चलेंगे,
तो ये जल्दी धारा प्रवाहित न करेगा, मतलब इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। फिर द्रव में डूबे इलेक्ट्रॉनों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध घटता है। तो ये जो हम इलेक्ट्रोड लगाए हैं, यदि चौड़े चौड़े इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को अवशोषण करने की क्षमता या लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे इसका प्रतिरोध घट जाएगा, ये चालकता का काम करेगा। विद्युत अपघट्ट का ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध घटता है। यदि इसमें जो पानी जैसे या जो विलयन भरा है इसको हम गर्म कर देंगे तो इसमें जो आवेश होंगे उनकी चाल बढ़ जाएगी, ये पतला हो जाएगा, तो आवेश को आने जाने में आसानी हो जाएगी, अर्थात आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस तरह से इन प्रश्नों को देखना, इनकी तैयारी करना है। आगे 3 अंकों के प्रश्नों की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।